हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर्स का सेशन। हमारा भारतमाला और सागरमाला काफ़ी न्यूज़ में रहता है। भारतमाला प्रोजेक्ट और एक सागरमाला प्रोजेक्ट भी है। भारतमाला प्रोजेक्ट का मतलब क्या है कि जैसे अगर हम इंडिया का एक रफ मैप बना देता हूं मैं, एक रफ मैप बनाया तो भारतमाला प्रोजेक्ट में ना हम क्या करेंगे, यहाँ पर रोड कनेक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए इंडिया का ना बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। तो ऐसा हम बोल सकते हैं कि बिगेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है जिसमें 84,000 हाईवेज, किलोमीटर के हाईवेज वगैरह कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। हाईवेज पूरे इंडिया में अलग अलग शहरों को कनेक्ट करना है। मतलब ऐसे कोस्टल एरिया में अलग अलग पूरे माला की तरह पूरा हाईवे इंडिया की मैक्सिमम सिटीज को कनेक्ट करना है, इधर की तरफ भी इधर की तरफ भी। तो ये माला की तरह बन जाता है, तो इसलिए प्रोजेक्ट का नाम दिया गया है भारतमाला प्रोजेक्ट। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारतमाला प्रोजेक्ट मोदी जी ने 2015-16 में लॉन्च किया था, जिसमें सबको कनेक्ट करना था। ठीक है, सिटीज को, मैक्सिमम सिटीज को कनेक्ट करना है। तो सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रोजेक्ट है अब तक का। 84,000 किलोमीटर हाईवेज वगैरह नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया वो बनाएगा। ठीक है, तो एक तो ये भी न्यूज में रहता है। उसके अलावा कई लोग ना सागरमाला के साथ कंफ्यूज हो जाते हैं। सागरमाला प्रोजेक्ट, दोनों में डिफरेंस मेनली समझ लेते हैं। सागरमाला भारतमाला तो फोकस करता है किस चीज में, रोड डेवलपमेंट में, सड़क बनाने में, हाईवेज वगैरह, मोबिलिटी इंक्रीज हो, इकोनॉमिक एक्टिविटी फास्ट हो जाती है, पैसेंजर मोबिलिटी इजी हो जाए, टाइम लोगों का सेव हो जाए। ठीक है, और सागरमाला प्रोजेक्ट फोकस करता है पोर्ट्स के डेवलपमेंट में, पोर्ट्स डेवलपमेंट में, वाटरवेज में। क्योंकि जितने ज़्यादा पोर्ट्स बेटर तरीके से, मॉडर्न तरीके से डेवलप होंगे, उतना ज़्यादा ना एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो पाएगा। और पोर्ट एरिया में, जो पोर्ट एरिया को रोड्स के साथ कनेक्ट करने को लेकर, मतलब पोर्ट एरिया के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर होता है, मेनली फोकस करता है पोर्ट एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर। पोर्ट एरिया को कनेक्ट करना होता है, जो जैसे स्पेशल इकोनॉमिक जोन है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है इंडस्ट्रियल सेक्टर्स की, तो वो इंडस्ट्री से सीधे पोर्ट एरिया में सामान पहुंचे, सीधे एक्सपोर्ट हो जाए, तो उन पे फोकस कर रहा होता है। तो आपको नाम देखिए, इसमें सागर है, इसमें भारत है। तो भारत मतलब यहाँ पर मेनलैंड की बात हो रही है और हाईवेज का, ये समुद्र की बात हो रही है। तो इसमें फोकस करें समुद्र वाले रास्तों पे, समुद्र वाले रास्तों के लिए पोर्ट को डेवलप करना है। तो ये जो है दोनों में एक बड़ा डिफरेंस होता है। ठीक है, उसके अलावा न्यूज़ में आज का ग्रीन रेवोल्यूशन भी न्यूज़ में रहता है कई बार, क्योंकि अलग अलग आर्टिकल लिखे गए फूड सिक्योरिटी को लेकर। तो फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की बात कर लेते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, अभी भी आते हैं। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, अब इसमें दो कंटेक्स्ट में देखा जा सकता है फादर। एक तो वर्ल्ड के हिसाब से देख सकते हैं और एक इंडिया के हिसाब से देख सकते हैं। तो इंडिया के, वर्ल्ड के हिसाब से तो नॉर्मन बोरलॉग हैं, नॉर्मन बोरलॉग। ये यूएस मैक्सिको सिटीजन है नॉर्मन बोरलॉग, जिन्हें फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन बोला जाता है। इन्होंने हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स वगैरह तैयार करे थे, HYV, हाई यील्ड वैरायटी सीड्स, ऐसे बीज जिससे पैदावार जो है गेहूं की खासकर कई गुना, 3 गुना 4 गुना तक इंक्रीज हो जाती हैं। उन्हीं को यहाँ पर इंडिया में जब यूज़ किया गया तो इंडिया के एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है MS स्वामीनाथन। और ये 1960s में हुआ इंडिया में ना, लेट 1960s के बाद ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ। इसमें हाई यील्ड वैरायटी के सीड्स भी यूज़ किए गए, इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह, किसानों को लोन की फैसिलिटी भी मिल जाए, मतलब बहुत सारे स्टेप्स लिए गए ताकि हमारी ना फूड सिक्योरिटी हम बना सकें। क्योंकि इंडिया में ना हम सेल्फ सफिशिएंट नहीं थे, ज़्यादातर फूड ग्रेन बाहर से खरीद रहे थे। अच्छा स्टूडेंट्स, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेना और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं करा है चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो ठीक है, उससे मोटिवेशन मिलता है, हम और भी वीडियोस आपके लिए लेकर आएंगे। ठीक है, तो आते हैं, कमेंट वगैरह भी ज़रूर करें। ठीक है, कोई भी आपको क्वेश्चंस वगैरह पूछने हो तो कमेंट भी कर सकते हैं। तो MS स्वामीनाथन लेट 1960s की बात है, उसमें MS स्वामीनाथन ने एक तरीके से लीड करा था। और एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी इंडिया में, गेहूं की खासकर नॉर्थ इंडिया में सबसे ज़्यादा फायदा गेहूं को हुआ था। गेहूं की प्रोडक्टिविटी 2.5-3 गुना
बढ़ गई थी, गेहूं का प्रोडक्शन 2.5-3 गुना बढ़ गया था, जिसने काफ़ी हेल्प करी थी हमारी फूड सिक्योरिटी में उस टाइम पर। तो फादर ऑफ ग्रीन रिवोल्यूशन अगर इंडिया की बात करें MS स्वामीनाथन है, वर्ल्ड की बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हम कहते हैं। उसके अलावा एक तो ये न्यूज़ में रहता है, उसके अलावा CBI के बारे में, CBI भी काफ़ी न्यूज़ में रहता है। CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, देखा होगा CBI के पास बहुत केस जाते हैं, कंट्रोवर्सी भी रहती है, ठीक है। CBI सेंट्रल एजेंसी होगी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये CBI बेसिकली किसके अंदर आता है? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये मिनिस्ट्री आती है अंडर PMO, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो ये सेंट्रल एजेंसी है। अब ये सारी चीज़ों के केसेस को इन्वेस्टिगेट कर सकता है, मर्डर हो, करप्शन हो, फ्रॉड, अलग अलग टाइप के बड़े बड़े फ्रॉड, तो उनको स्कैम्स वगैरह हैं उनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है CBI, स्कैम्स वगैरह। अब प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि ये सेंट्रल एजेंसी है, अब ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसी ऐसे स्टेट में जाएगी, क्योंकि अभी सेंटर में ना BJP की सरकार है, तो ऐसे स्टेट में अगर CBI इन्वेस्टिगेशन होगी जहाँ पर BJP की सरकार नहीं है, जैसे फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, तो प्रॉब्लम हो जाएगी, सेंटर स्टेट में झगड़ा हो जाएगा। ममता बनर्जी बोलेंगी कि ये मोदी कैसे हमारे स्टेट मैटर में इंटरफेयर कर रहा है, मोदी कैसे CBI इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सकती, हम करेंगे जांच। तो सेंटर स्टेट में झगड़ा हो जाता है जब भी सेंटर स्टेट में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी हो, और CBI जो है जांच करने के लिए स्टेट में जाती है, तो हमेशा कंट्रोवर्सी रहती है, ठीक है। प्रोसेस ये रहता है कि CBI की इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस, नॉर्मल प्रोसेस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट खुद रिकमेंड करे सेंटर को कि आप CBI की जांच कर लो, ठीक है। तो स्टेट गवर्नमेंट जब खुद रिकमेंड करता है तो सेंटर CBI की जांच कर सकता है। सेंटर गवर्नमेंट CO मोटो भी कर सकता है अपने आप से CBI के पास जांच, तो वो फेडरल स्ट्रक्चर के ऊपर एक तरीके से कई बार अटैक माना जाता है, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। कई बार कोर्ट आदेश देता है, हाई कोर्ट आदेश देता है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी, या सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दे सकता है कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए। उस समय फिर थोड़ा कंट्रोवर्सी कम हो सकती है, क्योंकि वो सेंटर ने खुद जांच नहीं करी, कोर्ट के आदेश से सेंटर गवर्नमेंट जांच करने लगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि CBI सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन के अंडर आता है, अंडर PMO, ठीक है। और ये नॉट अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ये कोई स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, ये आपको पता होना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन में भी इसके बारे में मेंशन नहीं है, लेकिन ये एक दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट DSP, उसके तहत वहाँ से इसको पावर मिलती है 1946। दिल्ली स्पेशल पुलिस प्रोटेक्शन, दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट, एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, तो उसके तहत इसको पावर मिलती है। तो यहाँ से ये पावर ड्रॉ कर रहा होता है, तो ये एक आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा न्यूज़ में एक रहा लीबा, लंका इंडिया, ये श्रीलंका और इंडिया के बीच में साइन हुआ, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन, ये अभी मार्च 2025 में इंडिया श्रीलंका के बीच में, लंका मतलब श्रीलंका हो गया, इंडिया श्रीलंका के बीच में मार्च 2025 में साइन हुआ है। आपस में कॉपरेशन को लेके, ट्रेड बढ़ाने को लेके, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस नेटवर्क बिटवीन बोथ कंट्रीज, ट्रेड, इन्वेस्टमेंट, बिजनेस नेटवर्क बिटवीन बोथ कंट्रीज, उसको लेके हुआ है। तो ये काफ़ी ये भी न्यूज़ में रहा। तो आइए इनके ऊपर बेस्ड जो भी क्वेश्चन है वो करते हैं। तो भारतमाला प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू, इसमें इम्प्रूविंग द रेल तो नहीं है, ये हमारा सबसे पहला ए है। तो क्वालिटी ऑफ रोड्स ऑल 84,000 हाईवेज, सड़कें बनानी हैं, ठीक है, तो उसको लेकर है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट तो अभी हमने बात भी करी कि सागरमाला में कवर होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि क्या आंसर है, ठीक है। फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन, ठीक है, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन की अगर हम बात करें, वैसे तो हमने अभी बात करी कि फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कौन है, वर्ल्ड के हिसाब से अलग हैं और इंडिया के हिसाब से अलग हैं। नॉर्मन बोरलॉग वर्ल्ड के हिसाब से हैं और MS स्वामीनाथन इंडिया के हिसाब से हैं। तो नॉर्मन बोरलॉग तो आप यहाँ पर है नहीं आंसर में, तो C MS स्वामीनाथन हो जाएंगे। वर्गीज कुरियन की अगर हम बात करें तो वर्गीज कुरियन ना ऑपरेशन फ्लड के जनक माने जाते हैं, ऑपरेशन फ्लड, या फादर ऑफ वाइट रेवोल्यूशन, मतलब मिल्क का प्रोडक्शन इन्होंने बढ़ाया था, इंक्रीज करा था, और अमूल
के पीछे इनका अमूल जो बना था गुजरात में एज अ कोऑपरेटिव, उसके में भी इनका कंट्रीब्यूशन माना जाता है, वर्गीस कुरियन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, विच आर फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट सीबीआई। सीबीआई के बीच में का फॉल्स क्या है, तो इसमें ए हमारा अटैच्ड अंडर ए फॉल्स है, क्योंकि ये हमारा ए क्या है, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल अफेयर आता है, अंडर पीएमओ, तो ऑटोनोमस नहीं है, अलग से नहीं है, क्योंकि मिनिस्ट्री के अंडर आ रहा है, पीएमओ के अंडर आ रहा है, अलग से ऑटोनोमस नहीं है। वाइड रेंज ऑफ क्राइम इंक्लूडिंग करप्शन, मर्डर, तो ये करेक्ट है। दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, ये भी हमने बात करी, बाकी सब करेक्ट है। 7th, लीबा हैज बीन लॉन्च टू प्रमोट इकोनॉमिक इंडिया एंड विच कंट्री, तो लीबा लंका इंडिया बिजनेस एसोसिएशन है, तो डी हमारा इसका आंसर बनता है। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट जो न्यूज़ में रहा है, एक तो डीलिमिटेशन। डीलिमिटेशन काफ़ी न्यूज़ में रहा है। डीलिमिटेशन कमीशन, ऐसा लिखते हैं, डीलिमिटेशन कमीशन। डीलिमिटेशन का मतलब क्या है वो समझते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर कर लें स्टूडेंट्स, ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डीलिमिटेशन कमीशन क्या है? डीलिमिटेशन कमीशन का मतलब है कि हमारे इंडिया में अगर हम लोकसभा की सीट्स की बात करें, लोकसभा के चुनाव होते हैं, 543 लोकसभा की सीट्स हैं, लोकसभा सीट्स हैं, तो इतने ही लोकसभा एमपी हैं। और ये जो एमपी बने हैं अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी से बने हुए, परिसीमन होता है, अलग अलग बाउंड्री होती है कि यहाँ पर कोई भी लोकसभा की सीट है तो एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन उस लोकसभा की सीट में जो वोट डालती है। तो 543 सीटों में क्या सभी जगह पॉपुलेशन इक्वल है? तो आंसर है कि नहीं है, सभी जगह पॉपुलेशन अनइक्वल है। सभी जगह पॉपुलेशन इक्वल होनी चाहिए ना, हर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहाँ पर इक्वल पॉपुलेशन होनी चाहिए। अब अभी का जो परिसीमन है वो 2001 का जो सेंसस था, पॉपुलेशन काउंटिंग हुई थी 2001 में, उसके बाद ना डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट आया 2002 का, उसके बेसिस पे परिसीमन हो रखा है प्रेजेंट में। तो अभी लोकसभा की जो कॉन्स्टिट्यूएंसी ड्रॉ हो रखी हैं 2001 में जो पॉपुलेशन काउंटिंग हुई उसके बेसिस पे हो रखी हैं, और तब से अब तक अब 25 साल हो गए हैं। तो हम बात करेंगे कि अब तब से माइग्रेशन हो चुका होगा, रूरल एरिया से लोग सिटी की तरफ आए, एक सिटी से दूसरे सिटी, तो सब कुछ चेंज हो चुका है, तो कम ज़्यादा हो चुकी है पॉपुलेशन। तो कायदा तो यही होना चाहिए कि बीच बीच में, क्योंकि पॉपुलेशन इधर से उधर माइग्रेट कर रही है, लगातार चेंज हो रही है, तो ज़रूरी है कि लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री बार बार बीच बीच में चेंज की जाए ताकि इक्वल पॉपुलेशन रहे हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, ये इंश्योर करना होता है। तो यहाँ पर डीलिमिटेशन का मतलब हो गया टू रीड्रॉ द कॉन्स्टिट्यूएंसीज, द ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसीज ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा। ठीक है, उन कॉन्स्टिट्यूएंसी को रीड्रॉ करना है उनका, ताकि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ताकि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इक्वल पॉपुलेशन रहे। अब सवाल यह है कि ये डीलिमिटेशन ना अब तक कितनी बार हुआ है? तो एक तो सबसे आज़ादी के बाद पहला सेंसस हुआ था 1951, तो उसके अगले साल हुआ था 1952 में, फिर 10 साल के बाद सेंसस हुआ था 1961 में, पहले 1951 फिर 1961, तो उसके अगले साल 1962 में, फिर 1971 का सेंसस हुआ 1972, फिर उसके बाद सीधे शुरू में तो रेगुलर हुआ, लेकिन उसके बाद रेगुलर नहीं हो पाया हमारे देश में। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2001 का सेंसस हुआ तो 2002 में हुआ था परिसीमन। तो अब तक डीलिमिटेशन कमीशन एक्ट जो आया है वो 4 बार एक्ट आया है, 4 बार परिसीमन हुआ है। और अगला जो डीलिमिटेशन कमीशन होगा, रीड्रॉ होंगी बाउंड्री आफ्टर फर्स्ट सेंसस ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, 2026 के बाद जो भी फर्स्ट सेंसस होगा, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2026, तो इसके बेसिस पे परिसीमन होगा। तो ये एक आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। उसके अलावा न्यूज़ में हमारे पास रहते हैं नॉर्वेगन, एक नॉर्वे का जो है एबल प्राइज है, ये न्यूज़ में रहता है एबल प्राइज। नॉर्वे में है ये एबल प्राइज, नॉर्वे में है। एबल प्राइज की फाउंडेशन है जो कि एबल प्राइज देती है, नॉर्वे में स्टैब्लिश है। ये वाला
अवार्ड स्टैब्लिश हुआ था 2002 में, 2002 से दिया जाने लगा। और इसे नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स भी बोलते हैं, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, नोबेल ऑफ मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स का नोबेल भी कहा जाता है। और ये किस फील्ड में दिया जाता है, ये अभी हमने बात करी मैथमेटिक्स का नोबेल है, तो मैथमेटिक्स के फील्ड में दिया जाता है। ठीक है, अभी 2025 की अगर हम बात करें, 2025 में ये न्यूज़ में था, ये दिया गया मसाकी काशिवारा, ये एक जापानीज हैं, उनको दिया गया, जापान के हैं, मसाकी काशिवारा 2025 में, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। उसके अलावा आते हैं पाम्बन आइलैंड। देखिए पाम्बन आइलैंड, पाम्बन आइलैंड को ना रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं। पाम्बन आइलैंड में ना रामेश्वरम एक टाउन है, तो उसको ना रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं। ये तमिलनाडु में है। ठीक है, यहाँ पर ना इंडिया का पहला वर्टिकल रेलवे ब्रिज तैयार किया गया है। देख लेते हैं, समझ लेते हैं, या आप पहले लिख लेता हूँ, चलो थोड़ा ऐसे में समझाता हूँ, फिर मैप में समझ लेंगे। देखो ये तमिलनाडु है, और तमिलनाडु से ऐसे करके यहाँ पर पाम्बन आइलैंड है, और फिर यहां से क्या होता है, राम सेतु, ये राम सेतु, और फिर मन्नार आइलैंड है, फिर श्रीलंका है, इस टाइप से है। ये राम सेतु है। यहाँ पर काचातीवू आइलैंड भी है, जो कंट्रोवर्सी में रहा है, काचातीवू आइलैंड पाक स्टेट में। तो यहाँ पर क्या है कि शिप के मूवमेंट के लिए अगर शिप यहाँ से यहाँ पर जाना है, क्योंकि वरना शिप लंबे रास्ते से घूमकर आएगा, तो शिप के मूवमेंट के लिए जरूरी है कि यहाँ पर खुला ओपन स्पेस होना चाहिए ताकि शिप का मूवमेंट हो सके। लेकिन जरूरी है कि तमिलनाडु से पाम्बन आइलैंड की कनेक्टिविटी भी हो, तो रेलवे लाइन है वहां पर जाती है। अब रेलवे लाइन जाएगी तो शिप का मूवमेंट नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो यहाँ पर ना पहला इंडिया का फर्स्ट वर्टिकल ब्रिज, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज तैयार किया गया। वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज में क्या है कि ये ब्रिज ना वर्टिकली ऊपर चला जाता है 17 मीटर 5 मिनट के अंदर। तो ब्रिज है, ब्रिज ऊपर चला जाता है, रास्ता खुल जाता है, शिप के लिए आने जाने के लिए हो जाता है, ताकि शिप का मूवमेंट होता है, ब्रिज नीचे आ जाता है, फिर ट्रेन चलती है। ठीक है, तो वो थोड़ा मैप में समझ लेते हैं, तब बेहतर एक आपको आइडिया हो पाएगा। देखिए ये तमिलनाडु है, ये श्रीलंका है, और यहाँ से ये पाम्बन आइलैंड है, यहाँ पर है ये ब्रिज। ठीक है, रामेश्वरम आइलैंड भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसका इनॉग्रेशन किया मोदी जी ने अप्रैल 2025 में ही, इस ब्रिज का, वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है। ठीक है, तो कनेक्टिविटी है पाम्बन आइलैंड के लिए उस ब्रिज की। ठीक है, मैप थोड़ा और बेहतर समझेंगे तो वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज इस तरीके का है, जैसे ये है वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज, ये ट्रेन है। तो होता क्या है कि ये ब्रिज 17 मीटर तक ऊपर चला जाता है, वर्टिकली ऊपर, मोटर चलाते हैं, ऊपर चला जाता है, और फिर क्या होता है कि ये शिप के लिए आने जाने के लिए खुल जाता है रास्ता, इसे हम बोलते हैं वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। आने जाने के लिए खुल जाता है, शिप आना जाना हो जाता है, तो ब्रिज नीचे आ जाता है। और भी है मैप, ये भी देखें, इस टाइप से वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज। ठीक है, यहाँ से ट्रेन और सड़क उसका ही कनेक्टिविटी हो रही है, तो ये वर्टिकली ऊपर चला जाता है। ठीक है, वर्टिकल, फिर शिप आते जाते हैं, फिर ये नीचे आ जाता है। तो ये इसका इनॉग्रेशन किया रिसेंटली मोदी जी ने अप्रैल 2025 में, इसलिए न्यूज़ में था। ये पाम्बन आइलैंड के साथ कनेक्टिविटी कर रहा है, मेनलैंड की पाम्बन आइलैंड, तो इसलिए ये न्यूज़ में था। हाँ, ओ एक मिनट स्टूडेंट्स, वो हाँ, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं वो थोड़ा समझ लेते हैं। एक मिनट, हाँ, तो इसके ऊपर जो क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस
ये 3 क्वेश्चन इसके ऊपर है। 8th क्वेश्चन जो अभी हमने डिस्कस करा, एक तो पर्पस ऑफ डीलिमिटेशन कमीशन इन इंडिया। तो डीलिमिटेशन कमीशन का जो पर्पस है वो टू रीड्रॉ द बाउंड्री ऑफ लोकसभा एंड विधानसभा, ये अभी हमने डिस्कस करा था, तो इसका आंसर बी हो जाएगा। 9th, नॉर्वेगियन नेबल प्राइज इज एनुअली अवॉर्डेड इन द फील्ड ऑफ मैथमेटिक्स, इसका डी आंसर हो जाएगा। पामन है सिचुएशन विद द फॉलोइंग स्टेट, तो तमिलनाडु इसका आंसर है। तो आज के वीडियो में इतना ही करते हैं, फिर इसे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।